कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जहां कोई इंसान किसी भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाले डर से गुजरता है। कोई ऐसा सदमा जो दिमाग के किसी गहरे हिस्से में बैठ जाता है। कोई बहुत गहरा ट्रॉमा। हाँ, एग्जैक्टली। और अगली सुबह जब वो इंसान आईने के सामने खड़ा होता है तो उसका वो मनोवैज्ञानिक खौफ शरीर के अंदर नहीं रहता, बल्कि उसकी त्वचा पर दर्दनाक, खुजलीदार और भयंकर पपड़ीदार दानों के रूप में बाहर आ चुका होता है। मतलब डर ने सीधे एक भौतिक रूप ले लिया है। बिल्कुल, डर ने एक भौतिक रूप ले लिया है। अब अगर मैं कहूं कि इस अजीबो गरीब और गंभीर स्थिति का इलाज एक ऐसी दवा है जिसे दो बेहद जहरीले भारी धातुओं को मिलाकर बनाया गया है, जो कि अपने आप में बहुत खतरनाक है। हाँ, और जिसका कभी कोई पारंपरिक वैज्ञानिक परीक्षण या प्रूविंग हुआ ही नहीं, तो सुनने वालों को ये किसी पुरानी जादुई किताब का रहस्य लगेगा। बिल्कुल, मतलब ये वाकई किसी प्राचीन कीमियागार या कह लें एल्केमिस्ट का खतरनाक प्रयोग लग सकता है। चिकित्सा के इतिहास में कुछ चीजें इतनी अजीब होती हैं कि वे सामान्य विज्ञान की सीमाओं को पूरी तरह पार कर जाती हैं। सही कहा। और ये दवा निश्चित रूप से उसी रहस्यमयी श्रेणी में आती है। तो आज के इस गहन अध्ययन का मकसद इसी रहस्य से पर्दा उठाना है। आज हम होम्योपैथी के इतिहास की एक ऐसी पहेली को खंगाल रहे हैं जिसे इथियोप्स मिनरेलिस कहा जाता है। इथियोप्स मिनरेलिस, हाँ। यह जानना बेहद दिलचस्प है श्रोताओं के लिए कि कैसे कुछ रसायनों का एक अनूठा मिश्रण बिना किसी तयशुदा किताबी नियमों के दुनिया की कुछ सबसे जिद्दी और गंभीर बीमारियों का इलाज बन गया। और इसके नाम भी तो देखिए। अरे हाँ, जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो सबसे पहली चीज जिसने ध्यान खींचा वो थे इसके अलग अलग भारी भरकम नाम। मतलब इथियोप्स मर्क्यूरियलिस, मर्क्यूरियस सल्फ्यूरेटस नाइजर और मर्क्यूरियस कम काली सल्फ। हाँ, और ब्लैक सल्फाइड ऑफ मर्क्यूरी। ये नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी औद्योगिक प्रयोगशाला में कुछ बहुत ही खतरनाक रसायनों को मिलाया जा रहा हो। ये नाम असल में इसके रासायनिक स्वरूप की गंभीरता को दर्शाते हैं। देखिए, ब्लैक सल्फाइड ऑफ मर्क्यूरी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी रोजमर्रा की जिंदगी में देखना चाहेगा। बिल्कुल नहीं। ये अपने मूल रूप में एक भारी, स्थिर और संभावित रूप से जहरीला यौगिक है। लेकिन होम्योपैथी की पूरी बुनियाद ही इस बात पर टिकी है कि कैसे प्रकृति के सबसे खतरनाक तत्वों को उनकी भौतिक सीमाओं से बाहर निकाला जाए। मतलब उन्हें शरीर को ठीक करने वाली ऊर्जा में बदला जाए। एग्जैक्टली। और इथियोप्स मिनरालिस की कहानी इसके निर्माण से ही शुरू होती है। और यहीं पर मुझे एक बड़ा झटका लगा। इसके निर्माण की जो विधि है उसमें 2 भाग सल्फरेट ऑफ एंटीमोनी को 1 भाग पारे यानी क्विकसिल्वर के साथ मिलाया जाता है। वेट, 1 मिनट के लिए यहाँ रुकते हैं। पारा वही तरल धातु जो थर्मोमीटर में होता है, जिसे अगर निगल लिया जाए तो पूरा नर्वस सिस्टम नष्ट हो सकता है। हाँ, बिल्कुल वही पारा। हमें ज्ञात जहर को ले रहे हैं और उसे एंटीमनी जैसे एक और भारी तत्व के साथ घिस रहे हैं। ये कोई मतलब सामान्य दमा बनाने की प्रक्रिया तो कतई नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। पारे को उसके कच्चे रूप में शरीर के अंदर डालना तो विनाशकारी है ही। इसीलिए यहाँ ट्रिट्यूरेशन की प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, ट्रिट्यूरेशन। हाँ, ट्रिट्यूरेशन का मतलब सिर्फ 2 चीजों को किसी बर्तन में डालकर चम्मच से मिलाना नहीं है। ये एक बेहद कठोर और लंबी यांत्रिक प्रक्रिया है। तो ये कैसे होता है? कल्पना कीजिए एक खरल और मूसल की, जिसमें पारे और एंटीमनी को घंटों तक, मतलब लगातार एक विशिष्ट दबाव के साथ पीसा जा रहा है। तो क्या इस पीसने से पारे का जहर खत्म हो जाता है? ये जहर को खत्म करने से ज्यादा उसके अणुओं को तोड़ने की प्रक्रिया है। अच्छा। जब पारे जैसे भारी धातु को लैक्टोज यानी दूध की चीनी और एंटीमनी के साथ लगातार पीसा जाता है तो उसके कण इतने छोटे हो जाते हैं जिन्हें हम आज नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। नैनो पार्टिकल्स। हाँ, कि वे अपनी भौतिक विषाक्तता खो देते हैं, लेकिन उनका जो औषधीय गुण या एक तरह की जो ऊर्जात्मक छाप होती है वो बहुत तीव्र हो जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और सबसे खास बात यह है कि एंटीमनी और पारा जब इस तरह से टूटकर आपस में जुड़ते हैं तो वे एक बिल्कुल नया संयुक्त प्रभाव या कहें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पैदा करते हैं। ये संयुक्त प्रभाव काम कैसे करता है? मतलब इन दोनों को ही क्यों चुना गया? क्योंकि देखिए, दोनों के काम करने का दायरा शरीर में अलग अलग है, जो मिलकर एक बहुत मजबूत घेरा बनाते हैं। पारे की प्रवृत्ति होती है शरीर के बहुत गहरे ऊतकों, नर्वस सिस्टम और हड्डियों तक मार करने की। वहीं एंटीमनी का प्रभाव मुख्य रूप से त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन पर होता है।
तो जब इन दोनों को ट्रिचुएट करके एक कर दिया जाता है तो हमारे पास एक ऐसी दवा तैयार होती है जो शरीर की गहराई में छिपी बीमारी को पकड़ती है और उसे त्वचा या स्राव के जरिए बाहर धकेलने का काम करती है। वाओ, ये तो रसायन विज्ञान और शरीर विज्ञान का एक बहुत ही शानदार तालमेल है। वैसे इसके ऐतिहासिक संदर्भ का भी दिलचस्प पहलू है। इसे बुध ग्रह यानी मरकरी से जोड़कर देखा जाता था। हाँ, प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में धातुओं और ग्रहों का एक गहरा संबंध माना जाता था। बिल्कुल, जहां पारा बुध ग्रह की अस्थिरता, गति और गहराई का प्रतीक था। लेकिन आधुनिक चिकित्सा के नजरिए से देखें तो इसमें एक और बहुत अजीब बात है। वो क्या? इसका इस्तेमाल हमेशा बहुत ही निम्न ट्रिचुरेशन या लो पोटेंसी जैसे 2x या 3C में किया गया है। मतलब अगर दवा को जितना ज्यादा घिसा जाए वो उतनी शक्तिशाली होती है, तो फिर इसे इतनी कम शक्ति में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये एक बहुत ही तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, होम्योपैथी में उच्च शक्तियां जैसे 200C या 1000C तब दी जाती हैं जब बीमारी पूरी तरह से मानसिक या तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्म स्तर पर हो। सूक्ष्म स्तर पर। हाँ, लेकिन जिन बीमारियों के लिए एथियोप्स मिनरलिस का इस्तेमाल होता है वो शरीर के भौतिक ढांचे को नष्ट कर रही होती हैं, जैसे हड्डियां गलना, त्वचा पर मोटी पपड़ियां जमना या मवाद आना। मतलब बीमारी बहुत ज्यादा फिजिकल हो चुकी है। एग्जैक्टली। जब बीमारी इतनी ज्यादा भौतिक हो चुकी हो तो उसे वापस पलटने के लिए शरीर को जो संकेत चाहिए वो भी थोड़ा भौतिक होना चाहिए। अच्छा, सेंस बनाता है। 2x या 3C शक्ति में उस भारी धातु के वास्तविक अंश बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में मौजूद होते हैं, जो सीधे तौर पर उन नष्ट हो रहे ऊतकों पर एक लंगर की तरह काम करते हैं। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर दुश्मन जमीन पर खाइयां खोदकर बैठा है तो आपको हवा में उड़ने वाले विमान नहीं बल्कि जमीन पर लड़ने वाले टैंक चाहिए। बहुत सही उपमा है। 2x या 3C वो टैंक ही हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे हजम करना सच में थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। वो क्या? पूरी होम्योपैथी एक बुनियादी नियम पर चलती है जिसे प्रूविंग कहते हैं। मतलब दवा को स्वस्थ इंसानों को देकर उसके लक्षणों को दर्ज करना, और इस दवा का कोई भी शास्त्रीय प्रूविंग उपलब्धि नहीं है। हाँ, ये सच है। ये तो ऐसा हुआ कि हम बिना किसी नक्शे या कंपास के एक गहरे खतरनाक जंगल में घुस रहे हों। ये कितनी बड़ी विडंबना है। ये सिर्फ विडंबना नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान के उस ग्रे एरिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। शास्त्रीय प्रूविंग के बिना किसी होम्योपैथिक दवा का इतना प्रतिष्ठित हो जाना लगभग असंभव माना जाता है। तो फिर ये कैसे हुआ? एथियोप्स मिनरलिस के मामले में इसकी जगह अनुभवजन्य सफलता ने ले ली, जिसे हम एम्पिरिकल सक्सेस कहते हैं, और इसका पूरा श्रेय डॉक्टर क्लार्क जैसे कुछ बेहद कुशाग्र चिकित्सकों को जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि डॉक्टर क्लार्क बस हिट एंड ट्रायल कर रहे थे, मरीजों पर अलग अलग रसायनों का प्रयोग करके देख रहे थे कि क्या काम करता है? ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। नहीं, इसे हिट एंड ट्रायल कहना उस प्रक्रिया को कमतर आंकना होगा। इसे क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। अच्छा। डॉक्टर क्लार्क कोई अंधेरे में तीर नहीं चला रहे थे। वे पहले से ही पारे के गुणों को जानते थे, वे एंटीमनी के गुणों को जानते थे। दोनों एलिमेंट्स की समझ थी उन्हें। बिल्कुल। जब उनके पास ऐसे मरीज आने लगे जिनकी त्वचा की बीमारियां इतनी गहरी और भयंकर थीं कि सिर्फ पारा या सिर्फ एंटीमनी काम नहीं कर पा रहा था, तब उन्होंने इस संयुक्त रूप को आजमाया। और वो काम कर गया? हाँ, जब किसी डॉक्टर को एक ही विशिष्ट मिश्रण से दर्जनों अलग अलग मरीजों में एक ही तरह की गंभीर बीमारी बार बार ठीक होते हुए दिखती है, तो वह दशकों का अनुभव एक प्रयोगशाला के डेटा से ज्यादा मजबूत हो जाता है। यानी वास्तविकता ही उनकी प्रयोगशाला बन गई थी। जो ज्ञान उन्हें किसी नियंत्रित प्रयोग से नहीं मिला, वो उन्हें इंसानी तकलीफों के बीच से मिला। ये बहुत ही प्रभावशाली है। वाकई। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बीमारियां आखिर थीं कौन सी? क्योंकि जिन बीमारियों का नाम सामने आता है वे किसी प्राचीन श्राप जैसे लगते हैं। स्क्रोफुलस विकार, हर्पेटिक त्वचा रोग और फेवोस जैसे चर्म रोग। हाँ, नाम काफी जटिल हैं। ये शब्द सुनने में ही इतने डरावने हैं, तो असल जिंदगी में ये क्या होते हैं? श्रोताओं को थोड़ा सरल भाषा में समझाएं। देखिए, ये बीमारियां असल में शरीर के सुरक्षा तंत्र के पूरी तरह ढह जाने की निशानी है। स्क्रोफुलस कोई एक बीमारी नहीं है। ये शरीर की एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम जवाब दे देता है। मतलब इम्यूनिटी पूरी तरह खत्म? हाँ, ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, शरीर खुद को बीमारियों से बचा नहीं पाता और ऊतक गलने लगते हैं। बाप रे। और ये हर्पेटिक क्या है?
हर्पेटिक का मतलब है त्वचा पर पानी भरे दानों का ऐसा गुच्छा जो नर्व्स के रास्तों पर फैलता है और असहनीय दर्द देता है। और ये फेवस क्या होता है? फेवस मुख्य रूप से खोपड़ी या त्वचा पर होने वाला एक भयंकर फंगल संक्रमण है। इसमें त्वचा पर शहद के छत्ते जैसी मोटी पीली पपड़ियां जम जाती हैं। ओह! और सबसे अजीब बात, इसमें से एक बहुत ही विशिष्ट चूहों जैसी अजीब सी बदबू आती है। ये कोई साधारण मुहासे या रैशेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो बीमारियां हैं जो इंसान को न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी पूरी तरह तोड़ देती हैं। और यहीं पर हम उस सबसे चौंकाने वाले और रहस्यमयी लक्षण पर वापस आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, डर या भय के बाद त्वचा पर दाने। इरप्शंस आफ्टर फियर। एग्जैक्टली। चिकित्सा विज्ञान हमेशा से मन और शरीर को अलग अलग करके देखने का आदी रहा है। दिमाग का डॉक्टर अलग और त्वचा का डॉक्टर अलग, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक भावना, एक अमूर्त चीज जैसे डर, वो रातों रात आपकी त्वचा का भौतिक स्वरूप बदल रही है। ये जैविक रूप से कैसे संभव है? ये मनोदेहिक यानी साइकोसोमैटिक चिकित्सा का सबसे दिलचस्प पहलू है। जब हम कोई बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात या गहरा डर महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। हाँ, एड्रेनलिन रश जिसे कहते हैं। बिल्कुल, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे तनाव के हार्मोन पूरे खून में भर जाते हैं। अगर ये डर बहुत अचानक और बहुत गहरा हो तो ये हमारे नर्वस सिस्टम पर एक शॉर्ट सर्किट जैसा असर करता है। मतलब शरीर का पूरा सिस्टम एक झटके में ओवरलोड हो जाता है। सटीक। और यहाँ होम्योपैथी का एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत काम करता है, रोग का केंद्र से परिधि की ओर जाना, यानी सेंटर टू पेरिफेरी। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? जब शरीर के आंतरिक तंत्र जैसे दिल, दिमाग या नर्वस सिस्टम पर इतना बड़ा शॉक लगता है तो शरीर अपनी जान बचाने के लिए उस पूरी अराजक ऊर्जा या बीमारी को अपने सबसे बाहरी और सबसे कम महत्वपूर्ण अंग की तरफ धकेल देता है। और हमारा सबसे बाहरी अंग कौन सा है? त्वचा। एग्जैक्टली। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी प्रेशर कुकर में बहुत ज्यादा भाप बन गई हो और फटने से बचने के लिए वो सेफ्टी वाल्व या सीटी के जरिए सारी भाप को झटके से बाहर फेंक रहा हो। वो त्वचा के दाने असल में शरीर का सेफ्टी वाल्व हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन उपमा है। अगर वो दाने त्वचा पर ना आए तो वो इंसान शायद उस डर के प्रभाव से दिमागी तौर पर पागल हो जाए या उसे दिल का दौरा पड़ जाए। वाओ! लेकिन पश्चिमी चिकित्सा में अक्सर क्या होता है, हम उन दानों पर स्टेरॉइड क्रीम लगा देते हैं। यानी हम उस सेफ्टी वाल्व को जबरदस्ती बंद कर रहे हैं, भाप को वापस कुकर में धकेल रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर इथियोप्स मिनरलिस का असली जादू दिखता है। वो कैसे? क्योंकि इसमें पारा है जो सीधे नर्वस सिस्टम पर काम करता है और एंटीमनी है जो त्वचा पर काम करता है। ये दवा उस कुकर की भाप को सुरक्षित तरीके से बाहर भी निकालती है और अंदर उस डर से हुए नर्वस सिस्टम के शॉर्ट सर्किट को भी ठीक करती है। मतलब ये सिर्फ दानों को नहीं मिटाती, ये उस डर की जड़ को मिटाती है। हाँ, बिल्कुल, गहराई से। ये विश्लेषण तो बीमारियों को देखने का नजरिया ही पलट देता है। ये दवा सिर्फ त्वचा की सतह पर काम नहीं कर रही, ये इंसान के सबसे गहरे डर और उसके तंत्रिका तंत्र के बीच एक पुल का काम कर रही है। और इसी गहराई की वजह से इसके क्लिनिकल उपयोग सिर्फ त्वचा तक सीमित नहीं है। ये बात बहुत तर्कसंगत लगती है कि जो दवा इतने गहरे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्तर पर काम कर सकती है, वो शरीर की अन्य पुरानी और विनाशकारी बीमारियों को भी निशाना बनाएगी। इसके अन्य उपयोगों को देखकर तो यही लगता है। बिल्कुल सही। ये दवा शरीर के उन हिस्सों पर भी असाधारण रूप से काम करती है जहां ऊतकों का विनाश बहुत तेज हो, जैसे कि स्क्रूफलिस नेत्रशोथ यानी आंखों की गंभीर और पुरानी सूजन, और दुर्गंधयुक्त ओटोरिया यानी कान से निकलने वाला भयंकर बदबूदार स्राव। लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा गंभीर लगता है वो है वंशानुगत सिफिलिस या हेरिडिटरी सिफिलिस, एक ऐसी बीमारी जो इंसान को उसके माता पिता या दादा दादी से एक अभिशाप की तरह मिलती है। वंशानुगत सिफिलिस केवल एक संक्रमण नहीं है, ये एक टींट है जिसे टेंट कहा जाता है। टेंट? हाँ, ये एक ऐसी विनाशकारी ऊर्जा है जो पीढ़ियों तक यात्रा करती है और शरीर के निर्माण से पहले ही उसे भीतर से खोखला करना शुरू कर देती है। ये तो बहुत भयानक है। एक बच्चा जो इस दोष के साथ पैदा होता है, उसकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उसके चेहरे पर जन्म से ही बुढ़ापे जैसी झुर्रियां हो सकती हैं और उसकी त्वचा पर लगातार स्राव वाले घाव हो सकते हैं। ऐसे मामलों में होम्योपैथी के पास पहले से ही बहुत बड़े और स्थापित नाम मौजूद हैं। हाँ, जैसे कैल्केरिया, साइलिसिया या सोरेनम।
तो फिर इस विशिष्ट और बिना प्रूविंग वाली दवा की जरूरत क्यों पड़ती है? इथियोप्स मिनरलिस में ऐसा क्या है जो इन दिग्गजों में नहीं है? ये तुलना ये समझने के लिए एकदम सही है कि इथियोप्स मिनरलिस असल में कहाँ खड़ी होती है। अगर हम कैलकेरिया की बात करें तो वो शरीर के कुपोषण और हड्डियों के विकास पर बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन उसमें सिफिलिस जैसी विनाशकारी बीमारी को रोकने की ताकत नहीं है। और साइलेसिया की बात करें तो वो शरीर से मवाद और संक्रमण को बाहर निकालने का काम बेहतरीन तरीके से करती है। लेकिन वो एक क्लीनर की तरह है, बीमारी की जड़ को खत्म करने वाले हथियार की तरह नहीं। और सोरेनम? सोरेनम वहां दी जाती है जहां शरीर में प्रतिक्रिया करने की ताकत ही ना बची हो। तो फिर इथियोप्स मिनरलिस इन सबसे अलग कैसे है? इथियोप्स मिनरलिस एक बंकर बस्टर मिसाइल की तरह है। अच्छा। जब वंशानुगत सिफिलिस का दोष शरीर में इतनी गहराई तक बैठ चुका हो कि कान से निकलने वाले स्राव की बदबू बर्दाश्त न हो रही हो, आंखें सूजकर बंद हो गई हों और त्वचा कर पपड़ियां हों, तब पारे का वह गहरा भेदन जो सीधे सिफिलिस के दोष पर हमला करता है काम आता है। और एंटीमनी का भी तो रोल होगा? बिल्कुल। एंटीमनी की वो ताकत जो उस कचरे को श्लेष्मा झिल्ली से बाहर फेंकती है, ये दोनों एक साथ काम आते हैं। साधारण दवाएं उस गहराई तक नहीं पहुंच पाती जहां ये पारा और एंटीमनी का संयोजन पहुंचता है। इस चर्चा में एक और दवा का नाम आता है जिससे अक्सर इसे भ्रमित किया जाता है, इथियोप्स एंटीमोनियालिस। नाम इतने मिलते जुलते हैं कि कोई भी धोखा खा जाए। हाँ, भ्रम होना स्वाभाविक है क्योंकि दोनों में ही एंटीमनी शामिल है और दोनों ही त्वचा के गंभीर रोगों में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इथियोप्स एंटीमोनियालिस में पारा नहीं होता। और यही सबसे बड़ा अंतर पैदा कर देता है। बिल्कुल। पारा न होने की वजह से इथियोप्स एंटीमोनियालिस त्वचा की सतह तक ही सीमित रह जाती है। वो सिफिलिस जैसे गहरे और विनाशकारी दोष को नहीं काट सकती और ना ही वो उस डर वाले गहरे नर्वस सिस्टम के स्तर तक पहुंच सकती है। पारा ही वो तत्व है जो इथियोप्स मिनरलिस को उसकी असीमित गहराई और मारक क्षमता देता है। वाओ, ये सफर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटने की कोशिश करें तो हमने देखा कि कैसे दो ऐसे रसायन जिन्हें खुले रूप में जहर माना जाता है, पारा और एंटीमनी, उन्हें खरल में घंटों घिसकर एक ऐसी जीवन रक्षक ऊर्जा में बदल दिया गया जिसका कोई पारंपरिक प्रमाण नहीं था। हाँ, डॉक्टर क्लार्क जैसे चिकित्सकों ने अपनी पैनी क्लिनिकल नजर से इसके पैटर्न को पहचाना। हमने समझा कि कैसे इंसान का गहरा डर उसके शरीर के अंदर तबाही मचाने के बजाय त्वचा पर दानों के रूप में बाहर आ जाता है, एक प्राकृतिक सेफ्टी वॉल्व की तरह। बहुत ही दिलचस्प मैकेनिज्म है। कितनी बड़ी भूल हो सकती है। मन का डर, त्वचा के दाने, पीढ़ियों से चली आ रही बीमारियां और भारी धातुओं का रसायन विज्ञान, ये सब एक दूसरे से एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और इसी बात पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। आज की दुनिया में हम अक्सर मानते हैं कि चिकित्सा विज्ञान सिर्फ वही है जो एक सफेद रोशनी वाली प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप के नीचे कठोर नियमों के तहत साबित किया जा सके, जिसे मापा जा सके। हाँ, अगर कोई चीज उन बाइनरी नियमों पर खरी नहीं उतरती तो हम उसे खारिज कर देते हैं। लेकिन इथियोप्स मिनरलिस की कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। वो क्या? क्या सदियों से चला आ रहा अनुभवजन्य अवलोकन, एक चिकित्सक की वो पारखी नजर जो एक इंसान के डर और उसकी त्वचा के दानों के बीच का वो धागा देख लेती है जो शायद किसी एक्सरे या मशीन की पकड़ में नहीं आता, क्या वो ज्ञान उन किताबी सिद्धांतों से एक कदम आगे नहीं है? सोचने वाली बात है। शायद चिकित्सा केवल एक विज्ञान नहीं है, ये एक कला है और हर रहस्य को सुलझाने के लिए एक प्रयोगशाला की जरूरत नहीं होती। कुछ रहस्य इंसान की तकलीफों को करीब से देखने और खरल में पारे को घिसने के उस धीरज से ही सुलझ जाते हैं।